विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेडिंग लगाइए विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो बोर्ड एग्जाम में इसमें से ये पूछता है ना कि व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं, फिर उसमें पूछेगा विनाशी व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं। इसके पहले आप लोग पढ़े थे संपोषी व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं, ठीक है, तो उन कंडीशंस को पूछता है। उसके बाद व्यतिकरण को यानी इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली जिस व्यक्ति ने पहली बार डिजाइन किया था उसका नाम था यंग। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो भी बोर्ड एग्जाम में आता है। बट अगर एक्सपेरिमेंट का सेटअप पूछेगा तो पथांतर ही पूछेगा, वैसे उस पर कभी भी थ्योरी नहीं पूछी गई है। उसमें से ज़्यादातर पूछता है फ्रिंज की चौड़ाई क्या है या फ्रिंज की स्थिति क्या है, चौथी फ्रिंज कहाँ है, पांचवी कहाँ है, दीप्त कहाँ, दीप्त कहाँ है, केंद्रीय फ्रिंज क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। और इसमें से क्या आएगा, शर्तें कि विनाशी व्यतिकरण कब होता है। तो ये विनाशी व्यतिकरण क्या होता है ज़रा इसे ध्यान से समझो। एक बार फिर से आपको बताते हैं व्यतिकरण क्या होता है। जब एक ही माध्यम में एक से अधिक प्रकाश की तरंगे जो कि एक ही आवृत्ति की हो और समान कला में हो या विपरीत कला में चलेगा, लेकिन तरंगे क्या हो, समान आवृत्ति के हो और तरंग स्रोत कला संबद्ध हो, तब ऐसे तरंग स्रोत से निकलने वाली एक से ज़्यादा तरंगे जब एक माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। तो व्यतिकरण की शर्त क्या है कि कला संबद्ध एक वर्णी हो, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो, एक वर्णी हो और आवृत्ति तरंगों की क्या हो, समान, तो होगा व्यतिकरण। अब जब व्यतिकरण होगा तो कहीं पर हमको अधिकतम तीव्रता मिलेगी और कहीं पर न्यूनतम। जिन बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता बनती है उन बिंदुओं के लिए स्पष्ट शर्तों को क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण की शर्तें, और इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जहाँ पर विपरीत कला में तरंगे होती हैं वहाँ पे क्या होता है, हमेशा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ तरंग की तीव्रता बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। तो इन बिंदुओं को विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों के अंतर्गत रखते हैं। जो परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक था रिजल्टेंट वेव के लिए, वो रिजल्टेंट वेव के लिए इंटेंसिटी आई बराबर हम लोगों ने कंसिडर कर रखा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 इंटू स्क्वायर रूट I2 एंड इंटू कास फाई। अगर ये इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कास फाई का मिनिमम वैल्यू, और कास फाई की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे -1। और अगर आप -1 यूज़ करते हो तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट I1 इंटू स्क्वायर रूट, या इसे फॉर्मूला लिख सकते हैं स्क्वायर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I1 इंटू स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल, दैट इज स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो जो स्क्वायर लगा हुआ है इसके कारण अगर यहाँ निगेटिव भी राशि आएगी तो स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए चाहे स्क्वायर रूट I1 में से I2 घटाएं या I2 में से I1 घटाएं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखोगे आगे के लिए नेक्स्ट कभी भी ये फॉर्मूला जब देखोगे तो वहाँ ऐसे लिखा रहेगा स्क्वायर रूट I1 डिफरेंस स्क्वायर रूट I2, ये डिफरेंस लगा रहता है, यानी चाहे I1 से I2 घटाओ या I2 से I1 घटाओ। बट इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जिसकी तीव्रता ज़्यादा होगी उस अधिकतम तीव्रता में से न्यूनतम को क्या करना है, घटाना है। तो जो बड़ा होगा I2 या I1 उसी में से छोटे वाले को घटा देंगे।
इसके बाद इस इंटेंसिटी को और अधिक वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये जो I1 है इसे लिख सकते हैं KA1 स्क्वायर, और I2 को लिख सकते हैं KA2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट के दोनों में क्या है? कॉमन। यहाँ भी स्क्वायर रूट के, यहाँ भी स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट के कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट का क्या होगा? वर्ग। तो बाहर क्या मिलेगा? सिर्फ के। और A1 स्क्वायर का वर्गमूल A1 और A2 स्क्वायर का वर्गमूल A2 एंड होल स्क्वायर। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आई वो क्या है? आयामों के अंतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है यहाँ से। तो रिजल्टेंट वेव के लिए इंटेंसिटी मिनिमम हो, इसके लिए ज़रूरी है कि cos फाई की वैल्यू -1 हो। और वो मिनिमम इंटेंसिटी कितना होता है? K टाइम्स A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। ये है न्यूनतम तीव्रता का व्यंजक, जो कि किसके अनुसार है? आयाम के अनुसार। और इसके पहले जो लिखा हुआ है ये भी न्यूनतम तीव्रता है परिणामी के लिए, लेकिन तब यहाँ पर दोनों तरंगों की तीव्रता अगर मालूम होंगी तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर तरंगों के आयाम ज्ञात रहेंगे तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछेगा? इसकी शर्तें, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें, कंडीशन कि विनाशी व्यतिकरण होगा कब, ये शर्तें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो पहली बात तो ध्यान में रखना, नंबर 1 कंडीशन कि ये तरंगे हों क्या? विपरीत कला की। तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हों। तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित। तो पहली शर्त यही है कि जो तरंगों का अध्यारोपण है वो किस कला में हो? विपरीत कला में। समान कला में कभी भी तरंगे ना हो। तो विपरीत कला में जब भी तरंगे अध्यारोपित होंगी तो इंटेंसिटी आपको मिनिमम ही मिलेगा या विनाशी व्यतिकरण ही होगा। चित्र इसका बना के आपको हम समझा सकते हैं। जैसे मान लो एक साइन वेव है, ऐसे ये एक साइन वेव होगा जो कि प्रोग्रेसिव है, और इसी माध्यम में इसी समय ठीक एक और वेव चल रही होगी। एक ही समय पर एक साथ माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगे होंगी, तभी तो होगा इनका व्यतिकरण। अगर एक ही तरंग रहेगी तो उनका अध्यारोपण होगा ही नहीं और ना ही व्यतिकरण होगा। तो हमने यहाँ कम से कम 2 तरंगे लेनी है। तो एक तरंग हमने खींचा, एक और तरंग खींचते हैं, वो भी साइन होगा लेकिन अपोजिट फेज वाला होगा। अपोजिट फेज कैसे? अगर इसकी स्टार्टिंग हुई है +1 से तो दूसरे की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? -1 से, और ये ऐसे बनेगा। तो ये कौन से फेज में है? अपोजिट फेज में। तो ये निगेटिव साइन वेव है। इसमें आप देखो तो ये पहली तरंग के लिए क्या है? श्रृंग है, और ये दूसरी तरंग के लिए क्या है? गर्त है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रेस्ट या ट्रफ। इन पॉइंट्स पर कुछ सिमिलरिटी है जहां इंटेंसिटी क्या है? 0 है। तो जब विपरीत कला में तरंगे अध्यारोपित होंगी तो कैसा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। पहली शर्त हो गई स्पष्ट। और विपरीत तरंगे विपरीत कला में हो, इसका मतलब है कि एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर अध्यारोपित होता हो, तब ऐसे में तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। दूसरी शर्त है कि जो cos फाई है इसकी वैल्यू क्या आई है? -1। और cos की वैल्यू -1 कब कब होता है? 180 पर भी होता है, और 180 के बाद 540, यस 3 पाई, यस पाई का विषम गुणज। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर 180 मीन्स पाई, 540 मीन्स 3 पाई, 18 × 54। ऐसे इसके बाद आएगा 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। कुल मिलाकर हम सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो कलांतर है वो पाई का क्या होना चाहिए? विषम गुणज। अगर पाई का विषम गुणज होगा कलांतर तो इस हर परिस्थिति में व्यतिकरण कैसा होगा? विनाशी होगा। और विषम गुणज को एक जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं 2m - 1 × पाई
फॉर ऑल m इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। एक बात ध्यान से देखिए, मैंने m की वैल्यू इसमें 0 नहीं रखा, 1 से स्टार्ट किया है। क्यों? हाँ, क्योंकि cos 0 की वैल्यू -1 नहीं +1 होता है, और पॉजिटिव जहाँ भी पॉजिटिव होगा वो समपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा व्यतिकरण? समपोषी। इसीलिए हम यम की वैल्यू यहाँ 0 पे नहीं प्रयोग करेंगे। और एक बात और यहीं से ध्यान में रखिएगा, यंग नामक एक व्यक्ति था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे ही दो इसने प्रकाश स्रोत लिए और दोनों से तरंगे माध्यम में इस तरीके से संचरित करवाया, तो ये तरंगे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अध्यारोपित कर रही हैं। तो कहीं पे ब्राइट और कहीं पे डार्क फ्रिंज बन रही है। जो सेंटर में फ्रिंज बनती है वो हमेशा क्या होती है? ब्राइट। और इसी के लिए यम की वैल्यू क्या यूज़ करते हैं? 0। ध्यान में रखिएगा, यम बराबर 0 कौन से फ्रिंज को व्यक्त करेगा? केंद्रीय फ्रिंज को, केंद्रीय फ्रिंज। और जो केंद्रीय फ्रिंज है वो हमेशा क्या होगा? दीप्त होगा। तो इसमें यम की वैल्यू हमने 0 नहीं लिख रखा, सिर्फ 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखा है, क्योंकि 0 जो होता है वो केंद्रीय फ्रिंज के लिए होता है, और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा क्या होता है? दीप्त होता है, कभी वो अदीप्त नहीं होता। दीप्त होने का मतलब केंद्रीय बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इसलिए कभी भी न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी व्यतिकरण वाली शर्त हम केंद्रीय फ्रिंज के लिए नहीं लगाएंगे। इसे आप चेक करना चाहो तो यम की वैल्यू आप यहाँ 1 रख सकते हो, तो 2 1 कम 2 में से 1 गया, 1 आएगा, और 1 का पाई से गुणा करोगे पाई आ जाएगा। अगर यम की वैल्यू हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 पाई आ जाएगा। अगर 3 यूज़ करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 कम हो जाएगा, 5 पाई आएगा। ऐसे और मान रखते जाएंगे तो आपको जितने विषम गुणज है वो सब प्राप्त हो जाएंगे। तो पहली शर्त आपका हुआ ये कि तरंगे हो विपरीत कला में। दूसरा हुआ कि तरंगों के बीच कलांतर पाई का क्या हो? विषम गुणज हो। और तीसरी शर्त होती है पथांतर की। पथांतर, फेज डिफरेंस इसे कहते हैं, इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। ये पाथ डिफरेंस क्या है, अगले जब यंग का एक्सपेरिमेंट हम आपको बताएंगे अभी जस्ट इसके बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा पाथ डिफरेंस क्या चीज़ है। बट जो पाथ डिफरेंस होता है उसे डेल्टा एक्स से लिखते हैं, और ये होता है लैम्डा बटे 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, यानी पथांतर बराबर लैम्डा बटे 2 पाई गुणे कलांतर। और कलांतर हमें पता है कितना है? कलांतर डेल्टा फाई बराबर है 2m-1 इंटू पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2m-1 इंटू पाई। तो ये पाई पाई क्या हुआ? कट गया। तो जो बच रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 और इंटू 2m-1। अब इस 2 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यम आएगा, और -1/2 इंटू लैम्डा। तो जो पथांतर है वो क्या है? m-1/2 इंटू लैम्डा। अब इसमें यम की वैल्यूज हम रखेंगे 1 2 3 4, 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये विनाशी व्यतिकरण की बात है, संपोषी की नहीं है। तो यम बराबर क्या क्या यूज़ करना है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर यम की वैल्यू हम यहाँ प्रयोग करते हैं तो लैम्डा के लिए क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ अगर 1 रखा जाएगा तो 1 - 1/2 आएगा इंटू लैम्डा ना। तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा आएगा, यानी लैम्डा बाई 2। अगर हम इस यम की वैल्यू 2 यूज़ करें, 2 - 1/2 इंटू लैम्डा, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 3 लैम्डा बाई 2। अगर हम इस यम की वैल्यू 3 यूज़ करते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5 लैम्डा बाई 2। इससे कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है? कोई लॉजिक यहाँ से डिराइव कर सकते हैं? 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 लैम्डा बाई 2। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लैम्डा बाई 2 का क्या है? विषम गुणज है। देखो लैम्डा बाई 2 1 3 5 से बना रहा है, तो ये लैम्डा बाई 2 का क्या है? विषम गुणज है।
लिखेंगे डॉट डॉट एंड सो ऑन। लैम्डा में सब आते हैं, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा डॉट डॉट एंड सो ऑन। समपोसी के लिए, विनाशी के लिए लैम्डा बाई 2 का केवल विषम गुणज होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 3 इंटू लैम्डा बाई 2, 5 इंटू लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। या डेल्टा एक्स बराबर कह सकते हैं लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। ठीक है, तो पथांतर क्या होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए, और कलांतर क्या होना चाहिए? पाई का विषम गुणज। देखो, कलांतर भी पाई का विषम गुणज है और पथांतर भी विषम गुणज ही है, लेकिन लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है। तो ये 3 शर्तें हैं किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, तब इसके आगे और बताते हैं आपको यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।